हम दूसरी खबर का जिक्र करेंगे। मैं भारत भाग्य विधाता के इस सेगमेंट में आपको 15 साल पहले लेकर जाऊंगी, क्योंकि आज से 15 साल पहले साल 1999 में मोदी अमेरिका गए थे। उस वक्त मोदी बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी थे। उस वक्त मोदी को एक बिजनेसमैन ने अमेरिका में बुलवाया था। उसके बाद 2005 में मोदी ने अमेरिका जाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें वीजा नहीं मिला। अब मैं आपको दिखाती हूं नरेंद्र मोदी का अमेरिका को दिया 15 साल पुराना एक इंटरव्यू, जिसमें अमेरिका को पहली बार मोदी मंत्र मिला। आप 10 साल से भी कम समय से भाजपा में एक्टिव हैं, तो ये राजनीति में प्रवेश कैसे हुआ? ऐसा है कि मेरे एक वरिष्ठ साथी थे, श्री नथालाल झगड़ा। वो बीमार रहते थे। वो पहले जनसंघ का, बीजेपी का काम करते थे। उनका आग्रह रहता था कि भाई मैं बीमार हूं, मैं तो जा नहीं पा रहा हूं, तुम नौजवान हो, मेरे साथ चलो। तो उनके स्कूटर पर बैठते बैठते इस काम में लग गया। 90 से मैं राजनीति में सक्रिय हुआ। प्रारंभ में तो गुजरात में ही काम करता था, लेकिन आजकल मैं दिल्ली में रहता हूं और पूरा नॉर्थ का इलाका और मेरे जिम्मे हैं हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, पंजाब और सभी जगह ऐसी हैं, एक जम्मू कश्मीर को छोड़कर के जहां हमारी सरकारें हैं, तो उसी में मैं व्यस्त रहता हूं ज्यादा। अच्छा, अब ये भाजपा को वेस्टर्न कंट्रीज में जब भी बोलते हैं, जब हमारी भाजपा की सरकार थी हिंदुस्तान में, तब कहते थे हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी। क्या भाजपा को ये टाइटल पसंद है? हमें पसंद हो या ना हो, मीडिया का अपना एक मिजाज है। तो भाजपा इसके विरुद्ध कोई बयान क्यों नहीं करती? मैं मानता हूं कि इस प्रकार के विवादों में हम नहीं पड़ते। ठीक है, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड तय करेगा हम कौन है, क्या है, कहां जाना चाहते हैं। धर्म का राजनीति से क्या संबंध होना चाहिए? अधर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। वो तो है, तो राजनीति धर्म की होनी चाहिए, इतना संबंध होना चाहिए। देखिए, धर्म राजनीति के लिए क्या कर सकता है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन धर्म जीवन के हर अंग के लिए कर सकता है। अब धर्म का मतलब अगर आप रिलीजन करते हैं तो मैं उससे सहमत नहीं हूं। धर्म के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द ही नहीं है। जैसे अपने यहां कहते हैं मातृधर्म, पितृधर्म, शिक्षक का धर्म, नौकर का धर्म, उसी प्रकार से राजधर्म। तो धर्म हमारे यहाँ कर्तव्य से जुड़ा हुआ विषय है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कहेंगे आप तब? तो भी एकदम सीमित हो जाएगा शब्द। धर्म के लिए कोई पर्यायवाची शब्द ही नहीं है, कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है। और जो लोग धर्म को रिलीजन से जोड़ देते हैं ना, उसी से में गड़बड़ हो जाती है। रिलीजन उपासना से जुड़ा हुआ विषय है, धर्म उपासना से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। और ये बहस मैं कर सकता हूँ, ये मेरा पसंद का विषय है, लेकिन काफी लंबा समय लगेगा। वो तो है। आज हजारों एनआरआईज आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ। मैं विदेश में रहने वाले सभी हिंदुस्तान वासियों का सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद इस बात के लिए कि जब पोखरण परीक्षण हुआ, न्यूक्लियर टेस्ट हुआ और देश को विदेशी धन की जरूरत थी, अटल जी की सरकार ने एक इंडिया रिसर्जेंट बोर्ड निकाला था और दुनिया में रहने वाले मेरे हिंदुस्तानी भाइयों ने एक ही हफ्ते के अंदर 18,000 करोड़ रुपया मां भारती के चरणों में लाकर के डाल दिया था। ये सभी हिंदुस्तान वासी विदेशों में रहते हैं, उन सबको मैं आज टीवी एशिया के माध्यम से धन्यवाद देना पसंद करूंगा। दूसरी बात, मैं उनको कोई संदेश तो नहीं दे सकता हूं, क्योंकि हाँ, जो लोग हैं वो कई सालों से मुझसे भी जीवन में बहुत प्रगति किए हुए लोग हैं, लेकिन एक भारतवासी के नाते मेरे मन में एक विचार चलता है, वो उनके साथ शेयर करना चाहता हूं। और मेरे मन में विचार ये है कि हिंदुस्तान का टूरिज्म के लिए बहुत पोटेंशियल है। दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया को देने के लिए हिंदुस्तान के पास बहुत कुछ है, लेकिन हमारा टूरिज्म विकसित नहीं हुआ है। लोगों की छवि है तो हिंदुस्तान ऐसा है, जा नहीं सकते, गंदा है, मौत है, सांप है, बिच्छू है, ऐसे ही है। क्या अमेरिका में रहने वाले मेरे भारतीय भाई
साल में कम से कम 5 अमेरिकन परिवारों को हिंदुस्तान भेजने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। मैं स्पॉन्सर नहीं कह रहा हूं, इंस्पायर करें, उनको प्रेरित करें कि भाई हिंदुस्तान देखने जैसा है। एक भारतीय अगर 5 फैमिली को हिंदुस्तान भेजता है, अगर यहां 15 लाख मेरे हिंदुस्तानी भाई रहते हैं, 75 लाख फैमिली अगर हिंदुस्तान जाते हैं, तो मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान का टूरिज्म इंडस्ट्री लीप्स एंड बाउंड बढ़ जाएगा। ये छोटा सा काम भी अगर आप लोग बैठ करके यहां से करें, न मैं आपसे डॉलर मांगता हूं, न मैं आपसे समय मांगता हूं, कुछ मांगने नहीं आया हूं। मैं यही कहता हूं कि आपके नौकरी के कारण जहां भी अमेरिकन लोगों से आपका परिचय आता है, ऐसे विदेशी लोगों को हिंदुस्तान देखने जैसा है, उनको देखने के लिए प्रेरित करो। हमें वो हम उनका स्वागत करेंगे। बहुत बड़ी देश की सेवा होगी। लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, उसको मद्देनजर रख के आप पहले तो हमें ये बताइए कि भाजपा किन मुद्दों पे लड़ेगा। देखिए, इस चुनाव का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, और मुझे लगता है कि इस चुनाव के नतीजे लाने का जो ड्राइविंग फोर्स है, वैसे अनेक मुद्दे होते हैं, अनेक विषयों पर चर्चा होती है, लेकिन एक ड्राइविंग फोर्स होता है जो चुनाव नतीजे तय करता है। मुझे लगता है इस चुनाव का ड्राइविंग फोर्स है आम आदमी का गुस्सा। ये पहला चुनाव ऐसा है कि जिसमें आम आदमी का गुस्सा यह चुनाव का एजेंडा है। अब गुस्सा किस बात का है? तो हिंदुस्तान के मतदाताओं का गुस्सा यह है कि एक अच्छी सरकार चल रही थी, उस सरकार को गिराया क्यों? अटल जी एक अच्छे प्रधानमंत्री हैं, ऐसे प्रधानमंत्री को हटाया क्यों? आपके पास कोई अल्टरनेट व्यवस्था नहीं, तो ये सारा तूफान खड़ा किया क्यों? और जब आपके पास कुछ नहीं था, तो देश पर करोड़ों रुपयों का बोझ डाल करके चुनाव लाए क्यों? ये मुद्दे हैं जिसके कारण आम आदमी के मन में एक जबरदस्त गुस्सा है। और इसलिए मुझे लगता है कि इस बार हिंदुस्तान का वोटर एक नए तरीके से वोट करेगा। पहले वोट करता था वोट टू इलेक्ट, या तो वोट करता था वोट टू डिफीट। इस बार वो तीसरा लोचन खोलने वाला है और पहली बार हिंदुस्तान के चुनाव में वो वोट करेगा वोट टू पनिश। और जिन्होंने अटल जी की सरकार को गिराया है, उन सबको परास्त करना, उनको सजा देना, ये हिंदुस्तान के मतदाता ने ठान लिया है और यही इस चुनाव का मुद्दा है। 15 साल पुराना अमेरिका में पहली मर्तबा दिया गया मोदी का इंटरव्यू आपको दिखा रहे हैं भारत भाग्य विधाता में। अब कुछ और अंश जो बचा हुआ है उसे भी सुन लीजिए। लाहौर घोषणा पत्र के बाद भी कारगिल में जो हुआ, आपके हिसाब से क्यों हुआ? मुझे लगता है कि कारगिल इसलिए हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, अटल जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उस सरकार ने श्रीनगर की घाटी में, कश्मीर वैली में जो प्रोएक्टिव पॉलिसी को अमल किया और जिसके कारण हिंदुस्तान की सरकार को सफलता मिली, उस सफलता का नतीजा है कि कारगिल का जन्म हुआ है। सफलता क्या हुई? आपको शायद स्मरण होगा कि पिछले 10-12 साल से पूरी कश्मीर वैली पे आतंकवादियों का कब्जा था। दूरदर्शन वही बताया जा सकता जो आतंकवादी चाहे। आतंकवादी कहे हिंदुस्तान का रेडियो बंद करो, रेडियो बंद करना पड़ता था। आतंकवादी कहे स्कूल के अंदर ये यूनिफॉर्म होना चाहिए, वो यूनिफॉर्म रहता था। हिंदुस्तान के लाखों टूरिस्ट हिंदुस्तान के स्वर्ग कश्मीर में जाते थे। पिछले 12 साल से हिंदुस्तान का कोई टूरिस्ट कश्मीर की धरती पर जा नहीं सकता था। कश्मीर पूरा का तारा पूरा आतंकवादियों के कब्जे में था। अटल जी की सरकार आने के बाद ईंट का जवाब पत्थर से देने की योजना बनी। 1000 से ज्यादा आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया, गोलियों से भून दिया गया। और उसका नतीजा ये हुआ कि लोगों का विश्वास बनने लगा। लोग भी अटल जी की सरकार को समर्थन देना शुरू किया। कश्मीर घाटी में आतंकवादियों के खिलाफ चले गए और उसके कारण जिस कश्मीर में 1 साल पूर्व सिर्फ 300 यात्री गए थे पूरे साल में, उसमें से 90% तो विदेशी थे। इस बार 1.5 लाख यात्री कश्मीर की धरती पर गए थे। अमरनाथ की यात्रा
जय हो नहीं पाती थी। इस बार 1.5 लाख 2 लाख लोग अमरनाथ यात्रा पे गए थे। इस बार 15 अगस्त और 26 जनवरी, पिछले 10 साल से 15 अगस्त और 26 जनवरी को कश्मीर की धरती पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता था। पुलिस की रक्षा के बिना कार्यक्रम करना असंभव था और कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं हुआ था जब में बम विस्फोट न हुआ हो। पहली बार 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन कश्मीर के हर गांव के अंदर तिरंगा झंडा फहराया गया और ये सब देख करके आतंकवादी बौखला गए। उनको लगा कि हमारे तो सारी योजना मंसूबे विफल हो गए। करगिल घटना को लाहौर से लेना देना नहीं है। लाहौर का तो परिणाम यह है कि लाहौर बस यात्रा के कारण अब कारगिल में जो हो रहा है वो पिछले 15 साल से आतंकवादी कर रहे थे, उसी का एक एक्सटेंडेड नमूना है। फर्क इतना है कि पहले उन्होंने कश्मीर घाटी को कब्जा किया था, इस बार उन्होंने कारगिल के कुछ भूभाग को कब्जा किया है। लेकिन 15 साल में दुनिया ने कभी कश्मीर में ये घटनाओं के लिए पाकिस्तान को दोषी नहीं माना था। कभी किसी ने पाकिस्तान की आलोचना नहीं की थी। अमेरिका ने तो कभी नहीं की थी। अमेरिकन सरकार हमेशा पाकिस्तान के साथ रही थी। लाहौर डिक्लेरेशन के कारण दुनिया को विश्वास हो गया कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच दोस्ती चाहती है। अटल जी इस विषय में एक सिंसियर व्यक्ति है। पाकिस्तान ने अटल जी की इच्छाओं के पीठ में खंजर भोंक दिया है। लाहौर डिक्लेरेशन के पीठ में खंजर भोंका है, पाप किया है पाकिस्तान ने और उसके कारण पहली बार स्वयं क्लिंटन साहब आज हिंदुस्तान के साथ खड़े हो गए। और शायद यहां के आपके दर्शकों को जानकर के आनंद होगा, आज पहली बार क्लिंटन साहब ने अटल जी को फोन किया था। पिछले 30 साल में अमेरिका के प्रेसिडेंट ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से बात नहीं की थी और हिंदुस्तान की सरकार जिस संयम से लड़ाई के मैदान में उतरी है, जिस सीमाओं में रहकर के काम कर रही है, उसके लिए उन्होंने अटल जी को बधाई दी थी। और कल जो अटल जी पर बम वर्षा हुई, जहां अटल जी सभा करने गए थे, उस सभा स्थान पर पाकिस्तानियों ने बम वर्षा की, अटल जी बाल बाल बच गए। तो उसके लिए क्लिंटन साहब ने उनका अभिनंदन किया, उनको शुभकामनाएं व्यक्त की। तो एक मैं समझता हूं कि ये लाहौर डिक्लेरेशन की सफलता का परिणाम है। तो कारगिल घटना ये अटल जी की सफलता के कारण बौखलाए हुए आतंकवादियों का पागलपन है, इसलिए उसको विफलता से जोड़ना ठीक नहीं होगा। भारत के संविधान में ऐसा कुछ है नहीं कि विदेशी नागरिक प्राइम मिनिस्टर ना बन सके, तो फिर इतना ये विवाद क्यों सोनिया गांधी को लेकर? देखिए, सोनिया गांधी का विरोध नहीं करते हैं और न ही हम सोनिया गांधी के पर कोई आरोप करते हैं। वो भारत के एक परिवार की बहू है, उनका स्वागत है। भारत के 2 बेटों की वो मां है, उनका स्वागत है। भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री की विधवा है, उनका सम्मान है। सोनिया जी के प्रति हमारे मन में कोई द्वेषभाव नहीं है, इसलिए चर्चा सोनिया जी के संदर्भ में करना मैं उचित नहीं मानता हूं। लेकिन इस देश ने यह जरूर तय करना है, हिंदुस्तान ने आज, क्या भारत जैसे देश ने उसका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेना का मुखिया, जुडिशरी का मुखिया, ये जो प्रमुख पद है, क्या इन प्रमुख पदों पर कोई विदेशी मुल्क का व्यक्ति होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और मुझे लगता है कि देश में आज समय आ गया है। जब संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया तब उन्होंने सोचा ही नहीं होगा कि जो कांग्रेस, महात्मा गांधी विदेशी चले जाओ के नारे लगा करके काम कर रही थी, वही कांग्रेस विदेशी को लाओ का काम मंत्र पढ़ेगी, ये होगा। वो मानते ही नहीं थे, इसलिए उन्होंने सोचा नहीं था। लेकिन अब कांग्रेस इसी हालत में तुली है कि 100 करोड़ देश के पास कोई नेता नहीं है। और ये देश के स्वाभिमान का सवाल है, ये राजनीति का सवाल नहीं है कि क्या मेरे आजाद देश जो अंग्रेजों को यहां सर रहा है, गोरी चमड़ी के लोगों को हटाया, उस देश का अपना कोई प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है क्या?